है, ठीक है। कल जहाँ से बचा हुआ था वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो बात मत करो। देखो कल हमने क्या पढ़ा, वो ध्यान से सुनो। हमने पेट्रोलियम ट्रैप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। पेट्रोलियम ट्रैप्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये सीधे 15 मार्क्स का आएगा। इसका डेफिनेशन हमने किया, इसके टाइप्स के बारे में हमने किया। कल हमने 2 टाइप्स इंपॉर्टेंट डिस्कस किए, स्ट्रक्चरल टाइप्स, स्ट्रक्चरल ट्रैप्स के बारे में कल हमने पढ़ा। आप वीडियो फिर से देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप्स के बारे में, ठीक है। स्ट्रेटिग्राफिक आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक से, ठीक है। तो एक मिनट रुको। ट्रैप क्या होती है? मैंने बोला था एक लेयर ऑफ रॉक है, जब उसके अंदर तेल एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर रिजर्वायर रॉक के अंदर तेल नहीं चल रहा है, रिजर्वायर रॉक के अंदर वैसे तो तेल चलता है क्योंकि उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर उसको कहीं से रुकावट आया तो रिजर्वायर रॉक में तेल चलेगा? नहीं चलेगा ना। अगर रिजर्वायर रॉक में तेल मूवमेंट नहीं कर रहा है तो वो रिजर्वायर रॉक एक तरह का ट्रैप बन गया। समझ आया? ट्रैप कब बनती है? जब रिजर्वायर रॉक के आगे कोई आ जाए और उससे जो तेल गुजर रहा है उसको रोक दे, तो उस जगह पे जहां पे उस तेल को रोका गया वहां पे एक्यूमुलेट होगी सारे के सारा पेट्रोलियम, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रैप, ठीक है। आज हम स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका एक डेफिनेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। छोटा सा डेफिनेशन है, देखो। ट्रैप फॉर्म इट ड्यू टू चेंज इन रॉक लेयर्स। सुनो इधर देखो ना, इधर देखो, यहाँ पे एक रॉक का लेयर है, ठीक है। ये सैंड का बना हुआ है, तो इसमें बहुत ज्यादा परमेबल है, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? परमेबल है। फिर इसके बाद मैं एक और लेयर बनाता हूं, ठीक है। ये ग्रीन कलर वाला लेयर बना, इसके अंदर से भी तेल गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? जरा कोई इन ये पोर्ट स्पेस को देख के बताओ। दोनों से गुजरेगा। अब अचानक क्या होती है कि ऐसी रॉक आती है जिसमें पोर्ट स्पेस बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये एक अलग किस्म का रॉक है, ये एक अलग किस्म का रॉक है, ये एक अलग किस्म का रॉक है। ये दो तो परमिएबल थे, परमिएबल था तो इनके बीच में से तेल आराम से निकला। ऊपर की तरफ तेल हल्का होने की वजह से मूवमेंट किया, तेल यहां से गुजरा, यहां से, ठीक। इन दोनों में से तेल गुजर रहा है। लेकिन ये जो तीसरा वाला रॉक आने की वजह से क्या तेल का ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो रॉक लेयर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अगर रॉक लेयर चेंज होने की वजह से इस एरिया में तेल एक्यूमुलेट होगा कि नहीं होगा? जो ट्रैप रॉक लेयर चेंज होने की वजह से बनेगा उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप। समझ आया? शुद्ध मशहूर। देखो ये लेयर, ये एक अलग लेयर है, लेयर ए, ये परमेबल लेयर था, इसके अंदर से गुजर रहा था। ये लेयर बी, ये भी परमेबल था, इसके अंदर से गुजर रहा था। हो सकता है इससे थोड़ा तेजी से गुजर रहा हो, इसमें थोड़ा स्लोली गुजर रहा हो, लेकिन गुजर दोनों से रहा है। लेकिन सी एक ऐसा रॉक आया जिसमें से बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा है। अब नहीं गुजरेगा तो सारा का सारा इसी जगह पे एक्यूमुलेट हो गया, सारा का सारा तेल। तो इस एरिया में एक तेल एक्यूमुलेट हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे ट्रैप बना कि नहीं बना? मैंने बोला था ट्रैप वो जगह होती है जहां पे तेल एक्यूमुलेट होता है कि नहीं? ये किस वजह से बना? फोर्स की वजह से बना? नहीं बना, एक रॉक लेयर की वजह से बना। इस वाले रॉक की परमिएबिलिटी बहुत लो थी, गुजरने ही नहीं दे रहा था। तो यहां पे जो ट्रैप बनेगा उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप। समझ में सुनाओ उसको? लिखो इसका डेफिनेशन, बहुत इजी है। ट्रैप फॉर्म ड्यू टू चेंज इन रॉक लेयर। ट्रैप फॉर्मेड ड्यू टू चेंज इन रॉक लेयर। कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ रॉक का लेयर चेंज हुआ। आप यही डायग्राम बना सकते हैं। और जरा देखो, सबसे पहले एक लेयर बनाओ,
लेयर वन क्या है, परमिएबल है, ठीक। फिर लेयर 2 बनाओ दूसरे कलर से, पेंसिल से बनाना, फिर लेयर 2 वहीं पे ही, ये लेयर 2 है, ठीक है, ये भी परमिएबल है। हो सकता है आप इधर देखो, इसकी परमिएबिलिटी थोड़ा ज्यादा हो क्योंकि पोर स्पेसेस थोड़ा ज्यादा गैप है, इसकी परमिएबिलिटी थोड़ी कम हो, पोर स्पेस के बीच में गैप कम है कि नहीं, इसकी थोड़ा सा कम हो। लेकिन जो तीसरा वाला लेयर आएगा इनके ऊपर, उस लेयर की परमिएबिलिटी बिल्कुल जीरो है, तीसरे वाले लेयर की, लेयर 3 की परमिएबिलिटी बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल पोर स्पेस के बीच में जगह है ही नहीं, है कि नहीं, तो यहां से तेल नहीं गुजरेगा। आप इस पर शो कर सकते हो। थर्ड वाले लेयर का आप नाम लिखो इम्परमिएबल लेयर, क्या लिखोगे, इम्परमिएबल, MEABLE, इम्परमिएबल लेयर सबसे टॉप पे, नीचे क्या होगा, परमिएबल लेयर। तो परमिएबल लेयर से तेल तो ऊपर आ रहा है, लेकिन जब वो इम्परमिएबल लेयर और परमिएबल लेयर की बाउंड्री के पास पहुंचते तो वहां पे रुक रहा है, तो इस एरिया में क्या बनेगा, ट्रैप। आप लिख सकते हो TRAP ट्रैप, यहाँ पे शो कर सकते हैं। इस तरह के ट्रैप को हम कहते हैं स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप। समझ आया, मैंने गलत जगह पे लिख दिया, इसका डेफिनेशन इधर लिखना चाहिए था मुझे, है ना, ठीक, मैंने गलत जगह पे, ये जो डेफिनेशन यहाँ लिखा ना हमने, ये स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप के नीचे लिखना था ना, मैंने ऊपर लिख दिया। डायग्राम बनाया सबने, इसको मिटाओ, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। हाँ, तो अब इसके टाइप्स है ना, स्ट्रेटिग्राफिक, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये कहाँ चला गया, क्योंकि ये कल हमने किया हुआ वीडियो में आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर वाला हमने किया कंप्लीट, है कि नहीं। इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा। अब इसके कुछ टाइप्स है, उसके बारे में देखो। स्ट्रेटिग्राफिक टाइप का डेफिनेशन हमने लिखा, अब इसके टाइप्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। टाइप्स दो टाइप्स के हैं मेनली, एक होता है पिच, PITCH, पिच आउट ट्रैप, पिच आउट ट्रैप, समझ आया, पिच आउट ट्रैप। अब देखो ये दूसरा होता है अनकंफर्मिटी टाइप, अनकंफर्मिटी, CON, अनकंफर्मिटी टाइप या अनकंफर्मिटी ट्रैप, ठीक है। ये दो आता है। सबसे पहले पिच आउट ट्रैप के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखो पिच आउट ट्रैप क्या होती है, देखो मुझे इधर एक बात सुनो, है ना, इधर देखो, यहाँ पे एक लेयर है, ठीक है, ऊपर भी एक लेयर है, नीचे भी, 3 लेयर यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है। अब क्या है कि ये वाला लेयर बहुत ही इम्परमिएबल है, मतलब इसमें से तेल नहीं गुजरेगा, ये वाला भी इम्परमिएबल है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे ज्यादा लोड पड़ रही है एज कंपेयर टू इस वाले आधे से ज्यादा। इसको मैं 2 हिस्से में डिवाइड किया, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, है कि नहीं। इस वाले पे ज्यादा लोड पड़ रही, ऊपर से बर्फ पत्थर वगैरह आया, तो ये वाला लेवल ये तो नजदीक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, है कि नहीं, ये नजदीक आएगा, लेकिन वहां पे तो लोड नहीं पड़ रहा, वो तो वैसे ही रहेगा। देखो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अगर जब मैं इस साइड पे ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो कैसा बनेगा, अभी बना के दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो इस तरह बनेगा कि नहीं, तुम लोग मुझे बताना। बनेगा इस तरह, क्योंकि यहां से लोड दबा रहा है इसे, उस वाले को नहीं दबा रहा है, तो बीच वाला लेयर कुछ इस तरह का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना। आप मुझे बताओ, तुम सभी ने वो चीज देखा, चाकू देखा है जिसको हम सेब में घुसा देते हैं, है कि नहीं। चाकू का आगे वाला हिस्सा इस तरह का नोकीला होता है, होता है कि नहीं होता है कि नहीं। अब देखो बीच वाला रॉक जो, ये तो इम्परमेबल था, ये वाला इम्परमेबल था, बीच वाला परमेबल था, यानी रिजर्वायर रॉक था। तेल आराम से यहां से गुजर रहा था, ठीक है। फिर यहाँ 2 साइड से दबा दिया, अब तेल यहां से आगे जाएगा, ये तो दोनों इम्परमेबल है, तो इस एरिया में ट्रैप बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना बोलो, बनेगा ना। इस वाले एरिया में सारा का सारा तेल एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं, क्योंकि यहां से भी दबाया, इधर से भी दबाया, 2 इम्परमेबल लेयर आया, है कि नहीं। तो ये परमेबल लेयर बीच में है, रिजर्वायर रॉक, सारा तेल इसमें एक्यूमुलेट। इस तरह के देखो यहाँ पे लेयर चेंज हुआ ना, पहले क्या था, इस जगह, पहले इस जगह पे क्या था, परमेबल लेयर, अब इस जगह पे क्या है, इम्परमेबल लेयर, समझ आया। तो इस तरह के यहाँ पे लेयर चेंज हुआ ना, तो उसको हमने पिच आउट कर, इसका डेफिनेशन तरह से देखो। कोई जाना नहीं, वीडियो देख लेना, उस तरह कंटिन्यू आएगा, वीडियो देख लेना।
समझो सुनो, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखो। अब देखो सुन मेरी बात, तुम लोगों ने वेज देखा है? वेज किसको कहते हैं? वेज, WEDG, वेज। तुम लोगों ने छीनी देखा है? वो लकड़ी तोड़ते हुए हम इस्तेमाल करते हैं ना, कोई भी चीज जो इस तरह का हो, छीनी में से बनाते हैं, छीन चाकू, जो इसको हम वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेज को समझते। चाकू भी तो इसी तरह का होता है ना, दो चीजों को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? लोहे का होता है ना इसी तरह का, हम यहाँ पे मारते हैं लकड़ी के बीच में घुसा के, तो लकड़ी का दो हिस्सा हो जाए। फ्रॉस्ट वेजिंग में मैंने इसके बारे में बताया था शायद तुम लोगों को, वेजिंग के पिछले सेमेस्टर में मैंने वेजिंग के टाइप में बताया था। तो वेज देखा है ना? अगर मैं इसको जोर से ऊपर से मारूंगा, ये वाला हिस्सा इधर ये इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, है कि नहीं? वेज इसको कहते हैं, ठीक है। गाजर की शेप का, है कि नहीं? ट्रायंगुलर शेप का। तो ये ट्रायंगुलर शेप का है कि नहीं है? अब इसका डेफिनेशन लिखो, किस वजह से बना ये वेज शेप, पता चला? किस वजह से बना? एक साइड से दबाने की वजह से, यहां से ज्यादा दबाया तो बीच वाला उस साइड से कम दबाया, इस साइड से ज्यादा दबाया तो ये वी शेप का होगा, वेज शेप का होगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखो, मैं लिख देता हूं उधर, एक मिनट। इसका डेफिनेशन मैं इधर लिख देता हूं, एक मिनट रुको। मैं इधर लिख देता हूं। When reservoir rock wedge into impermeable rock, ठीक है। जब रिजर्वेयर रॉक इम्परमेबल रॉक में वेज की तरफ फंस जाए, तब जो ट्रैप बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? पिचाव ट्रैप। देखो, ट्रैप दैट फॉर्म व्हेन द रिजर्वेयर रॉक वेज इनटू इम्परमेबल रॉक लगा के ये वाला डायग्राम बनाना है, इसको शो करना है कि ये रिजर्वेयर रॉक है, ये वाला क्या है? इम्परमेबल रॉक है। मैंने बोला ये भी इम्परमेबल रॉक है। इम्परमेबल रॉक के बीच में परमेबल रॉक वेज की शेप में घुसा है कि नहीं घुसा है? वही बता रहा है। व्हेन रिजर्वेयर रॉक में ये वेज शेप वाला है ना, वेज मींस घुस जाना, ठीक ना, इनटू इम्परमेबल रॉक के अंदर घुस जाना, उस तरह के ट्रैप को हम क्या कहते हैं? पिच आउट ट्रैप। समझ आया? व्हेन रिजर्वेयर रॉक वेज इनटू इम्परमेबल रॉक, द ट्रैप फॉर्म इट इज कॉल्ड पिच आउट ट्रैप। इसका डायग्राम बनाना आएगा इसी तरह से। हाँ, लेकिन शो का याद रखना, ये वेज शेप ये वाला की ये कौन सा रॉक है? रिजर्वेयर रॉक है कि नहीं? और ये वाला बाकी वाला इम्परमेबल रॉक है कि नहीं, जिससे नहीं गुजरता, या कैप रॉक, आप कैप रॉक तो नहीं कह सकते, नीचे वाले हिस्से में भी है, तो एक तरह का इम्परमेबल रॉक, कैप रॉक इम्परमेबल ही होता है। समझ आया? थोड़ा गंदा हो गया, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, ठीक है? हाँ, ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या बात की? हमने बात की स्ट्रेटिग्राफिक STR ट्रैप के बारे में, ठीक है। स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप के बारे में हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा, ठीक है, लिखा वहां पर, और इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। टाइप्स में सबसे पहले हमने पिच, PITCH, पिच आउट ट्रैप के बारे में हमने पढ़ा है कि नहीं। दूसरा वाला टाइप है इसका डायग्राम बनाना आएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो देख लेना वो जरा। दूसरा वाला है अनकन्फर्मिटी ट्रैप। क्या है? अनकन्फर्मिटी, CONFORMITY, अनकन्फर्मिटी ट्रैप, ठीक है। देखो क्या होता है अनकन्फर्मिटी ट्रैप। पहले अनकन्फर्मिटी क्या होती है, ये देखो इधर सुनो, ये एक रॉक है, ठीक है, सेडिमेंट का लेयर है ये वाला। अब क्या होता है कि ये समंदर के पानी के अंदर ये सेडिमेंट का लेयर बना, फिर पानी बंद हो गई है कि किसी तरह कुछ फोर्स की वजह से ये लेयर ऊपर आया, आपके सरफेस के ऊपर आ रही है। सरफेस में हवा चलती है, पानी चलती है, ये यही वाला लेयर जब सरफेस पे आएगा तो उसका ये सरफेस वाला ऊपर वाला सरफेस इरोड होगा कि नहीं होगा? इरोजन होगा ना। फिर इसके बाद अब इरोड होगी कुछ इस तरह बनेगा, है कि जो कि ऊपर वाले सरफेस का इरोजन हो गया। अब कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर फिर से पानी आया और फिर से डिपोजिशन हुआ, नए सेडिमेंट डिपॉजिट हुए। तो ये जो सरफेस, ये क्या, ये इरोजनल सरफेस एक तरह का, यहां से इरोजन हुआ, ये शो करता है कि यहाँ पे इरोजन हुआ था, बाद में इसके ऊपर ये वाला लेयर डिपॉजिट हुआ था। ये जो इरोजनल सरफेस है इसको हम कहते हैं अनकन्फर्मिटी। क्या कहते हैं? अनकन्फर्मिटी। देखो, कन्फर्मिटी और अनकन्फर्मिटी समझ लो, उसको अनकन्फर्मिटी कहते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अनकन्फर्मिटी ट्रैप। अब देखो क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अब मैं एक रूल बताता हूं।
ये रॉक का लेयर है, ये दूसरा रॉक का लेयर, ये 3 रॉक का लेयर है, ठीक है, ठीक है कि नहीं है? 3 रॉक का लेयर है। ये बहुत इजी, में थोड़ा इजी समझाऊंगा। ये भी रिजर्वायर रॉक है, ये भी रिजर्वायर रॉक है, ठीक है। ये सोर्स रॉक है, यहाँ से तेल इधर आया, इधर से ऊपर भी आया, ठीक है ना। ये इरोजनल सरफेस है, ये इरोड हो गया, इसलिए तेल ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? तेल ऊपर आया है कि नहीं। अगर कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर एक और ऐसा लेयर डिपॉजिट हुआ जो इम्परमेबल हो, एक रॉक यहाँ पे बना इसके ऊपर जो क्या हो? इम्परमेबल, जिससे तेल ना गुजरता हो, क्या फिर इससे ऊपर तेल आएगा? तो यहाँ पे एक उस इरोजनल सरफेस के पास एक ट्रैप बनेगा कि नहीं बनेगा? इस तरह के ट्रैप को हम कहते हैं अनकंफर्मेबल ट्रैप। समझ देखो, इरोजनल सरफेस समझ आया? इरोजनल सरफेस समझ आया? जहां से इरोजन हुआ, इरोजनल सरफेस अगर जमीन के अंदर हो और उसके ऊपर दूसरा वाला लेयर हो तो उसको कहते हैं अनकंफर्मेबिलिटी। ये देखो ना, ये पहले एक सेडिमेंट था, इसके ऊपर दूसरा वाला सेडिमेंट आएगा जो ऑटोमेटिकली जमीन के नीचे जाएगा। ये वाला सरफेस जमीन के नीचे जाएगा ना, इसके ऊपर और सेडिमेंट आया तो ये जमीन के नीचे चला गया। अब तेल यहाँ से आ रहा था, अगर ये ऊपर वाला लेयर नहीं हो तो तेल सीधे सीधे बाहर आ रहा था, लेकिन ऊपर एक ऐसा लेयर डिपॉजिट हो गया जिससे तेल नहीं गुजरता, जो इम्परमेबल है। इम्परमेबल का मतलब उससे नहीं गुजरता है। तो इन दोनों की बाउंड्री के पास जहां पे ये इरोजनल सरफेस है कि नहीं, इसके पास क्या होगा? एक पेट्रोल एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला रॉक तेल को ऊपर आने नहीं दे रहा, वो इम्परमेबल। इस तरह के ट्रैप को आप अनकंफर्मेबल ट्रैप कहते हैं। समझ आया? शुद्ध मशहूर। ये अब इसका डेफिनेशन लिखो। When reservoir rock is eroded, जब एक रिजर्वायर रॉक को इरोड करेगा, है कि नहीं? रिजर्वायर रॉक को ऊपर वाला सरफेस जब इरोड हो जाएगा, एंड इरोजनल सरफेस, और वो इरोजनल सरफेस जहां से इरोड हुआ था ना, वो इरोजनल सरफेस इज कवर्ड बाय इम्परमेबल रॉक, ठीक है ना। द पेट्रोलियम विल एक्यूमुलेट around erosional surface, ब्रैकेट में अनकंफर्मेबिलिटी। इरोजनल सरफेस मतलब वही अनकंफर्मेबिलिटी वाला। ओ जरा समझ आया? मैं इसको लिखा कि फिर से लिख देता हूँ। शुरू बशु चिंता, तो जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने लिखाया वो टॉपिक इजी है, बताओ ना लगा ऊपर, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन ए रिजर्वायर रॉक, सुनो इधर देखो, यार इधर देखो, ये एक रिजर्वायर रॉक है, ठीक है। रिजर्वायर रॉक में तो बड़े बड़े पोर स्पेस होते तो आराम से उसके पीछे तेल निकल जाता है ऊपर की तरफ, है कि नहीं? ये रिजर्वायर रॉक। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन ए रिजर्वायर रॉक इज इरोडेड, जब रिजर्वायर रॉक का ऊपर वाला हिस्सा इरोड हो जाएगा तो ये इस तरह इरेगुलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रेगुलर पहला सोल्यूशन नहीं है, वो अप डाउन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इरोजन, हवा ने इरोड किया, पानी ने इरोड किया, सारा तेल ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। When the reservoir rock is eroded, फिर इसके बाद and the erosional surface, और ये जो सरफेस, इस वाले सरफेस को हम कहते हैं इरोजनल सरफेस, जहां से इरोजन हुआ। and the erosional surface is, जब इस इरोजनल सरफेस को कौन कवर करेगा? इम्परमेबल रॉक, नया रॉक इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ, और ये जो नया रॉक डिपॉजिट हुआ वो क्या है? इम्परमेबल है। तो क्या ये तेल हम ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो उस, इधर देखो, उस इरोजनल सरफेस के आसपास सारा का सारा तेल जमा होगा कि नहीं होगा इस एरिया में? तो यहाँ पे एक ट्रैप बनेगी कि नहीं बनेगी? जो ट्रैप अनकंफर्मेबिलिटी के पास बने, देखो मैंने बोला ना, उस इरोजनल सरफेस को अनकंफर्मेबिलिटी कहते हैं। जो ट्रैप अनकंफर्मेबिलिटी के पास बनेगी, अनकंफर्मेबिलिटी मतलब इरोजनल सरफेस, लेकिन जो जमीन के अंदर हो, वो सब, तो उसको हम कहते हैं अनकंफर्मेबिलिटी। जब जो अनकंफर्मेबिलिटी के आसपास जो तुझे एक्यूमुलेशन मिलेगा उसको हम कहते हैं अनकंफर्मेबिलिटी ट्रैप। समझ आया? देखो इधर देखो ना ध्यान से, जिनको समझ नहीं आया, यहाँ पे ऐसे पेड़ वगैरह उगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ से अभी इरोजन होगा तो इसको हम कहेंगे इरोजनल सरफेस, इसको सीधे क्या कहेंगे? इरोजनल सरफेस। इसको हम अनकंफर्मेबिलिटी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर फिर इसके ऊपर ये ट्री भी सब मर गए, सेडिमेंट का लेयर इसके ऊपर बना,
अब ये अनकंफर्मेबिलिटी ये वाला जहां से इरोड हुआ था, अब ये जमीन के ऊपर है कि नीचे है? इरोजनल सरफेस अगर जमीन के नीचे होगा उसको हम क्या कहते हैं? अनकंफर्मेबिलिटी। अनकंफर्मेबिलिटी के आसपास जो पेट्रोल का डिपॉजिट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? अनकंफर्मेबिलिटी। समझ आया? शुद्ध बच्चों, बस ठीक है। इसके साथ हमारा ये ट्राई वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम वाले में, उसका लास्ट वाला हिस्सा बचा है, वो पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरोजन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। हाँ बोला किसी ने, समझा? अब बात करेंगे केरोजन एंड इट इज टाइप्स वाले में, ठीक है। उसका मैंने नोट बना के लाया है, वो इजी है। इसको डिलीट करूं? तो इसको क्लोज करना पड़ेगा, एक मिनट, डॉट से, ठीक है। अब देखो मीटिंग क्या है, ये आलिया है, अब सुनो, देखो हमारी यूनिट में दूसरा है केरोजन एंड इट इज टाइप्स। ओजोन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन केरोजन क्या होती है? डेड, देखो केरोजन क्या होती है? डेड एंड बरीड ऑर्गेनिक मैटर्स। मैंने बोला था तालाब है, ओजोन तालाब में फिश है और ऊपर एल्गी है, मरने के बाद सारा नीचे जाता है, बोला था कि नहीं बोला था? मरने के बाद जाता है ना। और प्लस चाहे फिश हो या एल्गी हो, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई चीज आएगा उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। डेड एंड ब्यूरिड का मतलब क्या होती है? दफन होना। उस तालाब के नीचे वाले हिस्से में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह दफन है और वो मर चुके हैं, तो उसको हम कहते हैं केरोजन। समझ आया? तालाब के नीचे वाले हिस्से में जो ऑर्गेनिज्म और जो प्लांट मरे हुए हैं और सड़े हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं? केरोजन। उसमें आपके प्लैंक्टन्स भी आ सकते हैं, एल्गी वगैरह वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। उसके आप केरोजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सुनो देखो। सबसे पहले केरोजन कभी भी किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा, ना वो पानी में सॉल्युबल होगा। अगर तुम उसको उठा के उस कचरे को जो सड़ा हुआ मांस होगा उसको उठा के तुम तेल में डालो उसमें भी वो डिसॉल्व नहीं होगा, पानी में डालो उसमें भी डिसॉल्व, एसिड में डालो किसी भी चीज में वो डिसॉल्व नहीं होगा। कह रहा है कि वो इनसॉल्युबल है, यानी डिसॉल्व नहीं होता है। कौन? केरोजन। किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है, किसी भी लिक्विड में डाल दो, पेट्रोल, कोका कोला, माउंटेन ड्यू, पेट्रोल, किसी में भी वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट वो देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम उनके अंदर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे और उनको तो वो बहुत भारी भारी, क्योंकि मैंने बोला था कार्बन के बड़े बड़े चेन्स होते हैं उनमें, समझ आया? जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा वो भारी होता है, ठीक है, समझ आया? क्योंकि वो कार्बन के लंबे लंबे चेन, उसी में उनका अगर एक मॉलिक्यूल, अगर उस सड़े हुए मास का एक मॉलिक्यूल निकालेंगे तो वो बहुत ज्यादा भारी होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर, हम उसकी केमिकल कंपोजिशन को इजीली समझ, उसमें हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, फास्फोरस भी होगा, सब कुछ होगा, मीथेन भी होगा, कार्बन भी होगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। समझ आया? कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर प्ले ए की रोल इन पेट्रोलियम जनरेशन। केरोजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेट्रोल को जनरेट करने में। वही केरोजन जब बहुत ज्यादा नीचे जाता है तो टेम्परेचर प्रेशर की वजह से उसमें सबसे पहले क्या निकलता है? तेल, उसके बाद और नीचे जाएगा तो गैस। समझ आया? अब वो कुछ टाइप्स के, उसके कुछ टाइप्स है कि नहीं, हमने उसको कुछ टाइप्स उसके हमने डिस्कस किए, उनके बारे में देखेंगे। समझ आया? अब उसके टाइप्स के बारे में बात करें। सबसे पहला टेढ़ा सवाल, बोर्ड ठीक है, बोर्ड कौन सा? हाँ, अब सुनो लाना हो गया। देखो हमने हमने केरोजन क्या है उसके बारे में बात की, ठीक है। हमने बोला केरोजन एक सड़ा हुआ मास है कि नहीं? एक तरह से नहीं, सड़ा हुआ नहीं कह सकते क्योंकि एक मास है लेकिन वो सड़ा हुआ नहीं है। मास मतलब वो ऑर्गेनिज्म से आया हुआ है। सड़ा हुआ इसलिए नहीं क्योंकि पानी के नीचे ऑक्सीजन नहीं होता, और सड़ने के लिए क्या चाहिए? जरूरी क्या है? ऑक्सीजन जरूरी है। कोई चीज तब सड़ जाती है जब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिले। पानी के नीचे ऑक्सीजन होती है क्या? नहीं होती है। तो केरोजन क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो किससे आया हुआ है? जो ऑर्गेनिक मैटर का बना हुआ है, जो उस जमीन के अंदर ब्यूरिड है, ठीक है ना। वो ऑर्गेनिक मैटर कहां से आया? प्लैंक्टन और अलगी से आया। उसकी कुछ खासियत है, वो इनसॉल्युबल है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है कि नहीं।
दूसरा क्या बोला, हाई मॉलिक्यूलर वेट है, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। और लास्ट में अब इसके टाइप्स के बारे में देखो, केरोजिन को हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने तरह के केरोजिन है, 4 तरह के। कौन कौन से, टाइप 1 केरोजिन, टाइप 2 को केरोजिन, टाइप 3 केरोजिन और टाइप 4 केरोजिन। समझ आया कि नहीं आया, 4 तरह के केरोजिन है। अब हम बात करेंगे टाइप 1 केरोजिन की। देखो ध्यान से देखना, टाइप 1 केरोजिन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टाइप 1 केरोजिन, ठीक है। देखो टाइप 1 केरोजिन क्या होता है, इस केरोजिन को हम ऑयल प्रोन की बहुत ज्यादा तेल निकलना, ओजन ऑयल प्रोन ये केरोजिन है कि नहीं, टाइप 1 केरोजिन है ऑयल प्रोन केरोजिन। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होता है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है। समझ आया। दूसरी चीज, किस चीज से आया है वो, एल्गी से। जो सड़ा हुआ मांस है वो कहां से आया, एल्गी से। एंड मेरीन ऑर्गेनिक मैटर, समंदर के अंदर जो मछलियां वगैरह होगी उनके जो मांस वगैरह होंगे उनसे आया है। याद रखना, टाइप 1 केरोजिन किस चीज का बना है, एक तो एल्गी की जो डेथ रिमेन्स से, दूसरा समंदर के अंदर पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्राइलोबाइट वगैरह, ब्रोंकियोपोड, जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, मछलियां, स्नेल्स वगैरह है कि नहीं, उन चीज से बना है। एल्गी भी पानी के ऊपर होता है और ये मेरीन ऑर्गेनिज्म भी पानी के अंदर होता है। जब दोनों समंदर के नीचे वाले हिस्से में जाके सड़ जाएगा, वो कौन सा केरोजिन बनाएगा, टाइप 1 केरोजिन। याद रखना, टाइप 1 केरोजिन में हाइड्रोजन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है। एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, टाइप 1 केरोजिन से ज्यादा क्या निकलता है, ऑयल की नेचुरल गैस, ऑयल ज्यादा निकलता है। याद रखना ओजम। तो ऑयल के लिए नीचे जो मिट्टी के नीचे, तालाब के नीचे जो सेडिमेंट होगा ना, उसमें क्या ज्यादा होना चाहिए, एक तो एल्गी ज्यादा होना चाहिए मरा हुआ, और मेरीन ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे समंदर में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनके डेथ रिमेन ज्यादा होने चाहिए। अगर वो ज्यादा होगा तो उसमें से हमें क्या निकलेगा, तेल निकलेगा, है कि नहीं। देखो यही बोल रहा है, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल ज्यादा निकलता है, ठीक। अब टाइप 2 केरोजिन के बारे में देखो, ये तुम लोग लिखने की जरूरत नहीं है, एक टेबल भेज दूंगा, 2 मिनट में हो जाएगा। ओजन टाइप 2 केरोजिन है ऑयल एंड गैस प्रोन। टाइप 2 में से क्या निकलता है, ऑयल भी निकलता है और गैस भी निकलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसलिए इसको ऑयल एंड गैस प्रोन केरोजिन कहते हैं। समझ आया। मॉडरेट हाइड्रोजन पहले में 100% था, तो इसमें कितना होगा, 50%। कम होगा, है ना, बहुत ज्यादा कम नहीं, मतलब इंटरमीडिएट। मॉडरेट मींस ना ज्यादा होना ना ज्यादा कम होना। इंटरमीडिएट है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, वो भी मीडियम है। देखो पहले वाले में हाइड्रोजन क्या था, बहुत, ऑक्सीजन बहुत कम था। दूसरे वाले में क्या होगा, हाइड्रोजन भी इंटरमीडिएट, ऑक्सीजन भी इंटरमीडिएट, है कि नहीं, दोनों लगभग बराबर, है कि नहीं। हाइड्रोजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन। डिराइव्ड फ्रॉम, अब देखो इधर ध्यान से, एक तो मेरीन ऑर्गेनिजम्स, मेरीन बोलते समंदर वाले, ये वाला मेरीन ऑर्गेनिक मैटर, है कि नहीं। एक तो मछलियां वगैरह भी हो उसमें, या एल्गी भी हो, है कि। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, अब देखो टेरेस्ट्रियल किसको कहते हैं, टेरेस्ट्रियल किसको कहते हैं, लैंड। जमीन से कोई ऑर्गेनिज्म मरा, पानी ने ले गया और नीचे डाल दिया। जमीन से बहुत सारे फ्लड के लकड़ी वगैरह, पोलेंस ग्रेन्स वगैरह लेके जाते हैं, समंदर में डाल देते हैं, है कि नहीं। स्पोर्स वगैरह जमीन से, प्लांट की लीव्स वगैरह पानी लेके जाते हैं, समंदर के नीचे वाले हिस्से में डाल देते हैं। अगर नीचे जो सेडिमेंट्स है उनमें जमीन से आए हुए ऑर्गेनिजम्स भी हो और पानी के ऑर्गेनिजम्स के टुकड़े दोनों हो, तो उससे जो केरोजिन बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइप 2 केरोजिन। टाइप 2 केरोजिन से क्या क्या निकलते हैं, ऑयल और गैस दोनों निकलते हैं। समझ आया लोग, समझो। अब टाइप 3 केरोजिन किसको कहते हैं, गैस प्रोन, है कि नहीं, जिसमें से गैस ज्यादा निकलता है, गैस प्रोन केरोजिन टाइप 3 कहते हैं। अब देखो इसकी क्या खासियत होती है, एक सेकंड, अभी मैं डायग्राम में लिखा होगा टाइप 3 का, गैस प्रोन केरोजिन कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन बहुत कम है। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन बहुत कम है, इधर सुनो, हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम में हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ। अगर हाइड्रोजन कम है तो क्या टाइप 3 से तेल ज्यादा निकलेगा या गैस ज्यादा निकलेगा, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है उसमें कम है। समझ आया, यही से ठीक पता चलता है। लो हाइड्रोजन और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है। दूसरी चीज,
डिराइव इट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिक मैटर। वुडी मटेरियल जैसे कि प्लांट के वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टेम्स, वो सब पानी उठा के ले जाके समंदर के नीचे वाले हिस्से में डाल देते हैं। वो सड़ने के बाद उससे जो केरोजन बनेगा उसको हम कहते हैं टाइप 3 केरोजन। उससे हमें सिर्फ क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। समझ आया? मुझे बताओ मीथेन के अंदर ज्यादा हाइड्रोजन है कि प्रोपेन के अंदर ज्यादा हाइड्रोजन है? देखो सुनो, देखो मीथेन के अंदर एक ही कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अगर हम ये है मीथेन गैस है ना किचन, मीथेन एक गैस है कि नहीं, नेचुरल गैस। प्रोपेन की अगर हम बात करेंगे, प्रोपेन में 3 कार्बन है, मीथेन प्रोपेन, उसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तुम लोग अभी खुद मुझे बताओगे एक चीज, एक मिनट रुको, आप देखो इधर देख के बताओ। देखो इधर, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन एक ही है। मुझे बताओ ये टाइप 3 से क्या ये वाला आ सकता है? टाइप 3 में हाइड्रोजन क्या है, लो है। तो टाइप 3 में इसमें तो ज्यादा हाइड्रोजन, या तो टाइप 1 से आया या तो टाइप 2 से आया, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो पेट्रोल या तो टाइप 1 से आता है या तो टाइप 2 से आता है। नेचुरल गैस में हमें पता है कार्बन हाइड्रोजन 4 ही होता है, तो सीधी सी बात है 4 जिसमें कम हाइड्रोजन है तो वो टाइप 3 से आएगा। समझ आया? शुद्ध। हाँ, इसीलिए बता रहे, ये मैं समझाने के लिए तुम लोगों को क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्राइमरी सोर्स ऑफ नेचुरल गैस। याद रखना टाइप 3 केरोजन से नेचुरल गैस। तुम लोग आगे अगर जियोलॉजी पढ़ोगे जब ग्रेजुएशन के बाद, तो उस टाइम तुम लोग अभी सीयूसी के यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एग्जाम, उस टाइम इनमें से क्वेश्चन आता है वजन कि वो किस तरह, कौन सा टाइप ऑफ केरोजन है जो नेचुरल गैस निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो किस टाइप। हमें आता है यूपीएससी का पेपर देखे हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन आता है वजन। नेक्स्ट देखते हैं फिर टाइप 4 वाला। टाइप 4 केरोजन को हम क्या कहते हैं, इनर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्ट केरोजन। इनर्ट, मुझे बताओ इनर्ट क्या होता है? अच्छा, तुम सभी ने पीरियोडिक टेबल देखा है? पीरियोडिक टेबल के अगर हम ये लास्ट वाला, ये वाला, इनको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैस को हम कहते हैं इनर्ट गैसेस। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रिएक्शन नहीं होता उनका किसी के साथ, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता, इसलिए इनर्ट कहते हैं। देखो सुनो, रिएक्शन होने के देखो ना, इधर क्या होता है कि जो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इधर देखो, इसमें जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम्स के लास्ट वाले शेल में कंप्लीट होते हैं 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। 1 2 3 4, जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा तो स्टेबल रहता है। स्टेबल रहने के लिए आउटर शेल में हर एटम को, जो भी एटम अगर वो स्टेबल रहना चाहता है तो उसको लास्ट वाले वैलेंस शेल में या तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 8 या तो 16 या तो 32, 2 8 16 32। हमने 10th में पढ़ा है ना, JKLM, लास्ट वाले शेल में या 2 या 8 या 16 या 32 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इनर्ट इसलिए है क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन फुल भरा हुआ है। अगर एक कम होता तो ये रिएक्ट करके अपने अंदर एक लेके आता, अगर 7 ही होता तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता, इसलिए अपना एक लेके आता, क्योंकि उसको स्टेबल रहने के लिए कितना चाहिए, 8 है कि नहीं। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, स्टेबल रहने के लिए 2 चाहिए, वो ये दोनों शेयर करता है, तो इसके पास भी 2 आया, इसके बाद दोनों स्टेबल है कि नहीं। तो इनर्ट का मतलब होता है किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना, वो सब रिएक्शन नहीं करना। अब देखो इनर्ट टाइप 4 को हम इनर्ट कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। 4 हो तो हम इसमें से मीथेन कह सकते थे, 4 से कम होगा तो कोई हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो लोग देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। अब इसको स्टेबल रहने के लिए कितना चाहिए, इधर देखो और 4 चाहिए। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 होता है, स्टेबल रहने कितना चाहिए, 2, स्टेबल रहने के लिए कितना चाहिए, 2। अब क्या करता है, ये अपना एक इसके साथ शेयरिंग करता है, यहां पे एक और हाइड्रोजन, वो अपना एक इसके साथ शेयरिंग करता है, एक और हाइड्रोजन, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, जिंदा रहने के लिए 2 चाहिए, इसके साथ शेयरिंग करता है। अब इसको एक ही है, एक और हाइड्रोजन लाएगा, उसके पास एक ये दोनों शेयर करता है। अब इसके पास कार्बन के पास आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के पास आ रहा है, हाइड्रोजन के पास, इसके पास 2 आया, इसके पास भी 2 आया, इसके पास भी 2 आया, इसके पास भी 2 आया। समझ आया कि नहीं आया? कार्बन की वैलेंसी कितना है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, यानी कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन अगर कम है, 3 हाइड्रोजन है या 2 हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर
दो हाइड्रोजन एक कार्बन है, तो क्या फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर दो ही हाइड्रोजन है, कार्बन बहुत ज्यादा है, चलो क्या कोई बनेगा हाइड्रोकार्बन? नहीं बनेगा। मिनिमम कितना चाहिए बनाने के लिए? 4 हाइड्रोजन चाहिए। 4 हाइड्रोजन से कम है उसके अंदर तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। समझ आया कि नहीं आया? कार्बन के लिए मिनिमम कितना है? हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 4। लेकिन यहाँ तो 4 से कम है इसके पास, हाइड्रोजन बहुत कम है, नहीं है ही नहीं। समझ आया कि नहीं आया? तो उसको हम कहते हैं इनर्ट टाइप, ठीक है, इस तरह के केरोसिन को। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। बस ये लास्ट वाला है, फिर इसके बाद इसका डायग्राम दिखा के छुट्टी कर दूंगा। वेरी लो हाइड्रोजन कंटेंट, बहुत कम हाइड्रोजन होता है। वेरी हाई ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है। तुम लोगों को याद है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में मैंने क्या बोला था? ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है। रिडक्शन में क्या? ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है ना, ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। हाईली डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर, डिग्रेड हुआ, सड़ा हुआ, बिल्कुल सड़ा हुआ है, तो उसमें कोई हाइड्रोजन बचा हुआ नहीं होगा। नॉट ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसमें से कोई तेल या गैस नहीं निकलेगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसका एक डायग्राम शो करता हूं, वो डायग्राम देखो उसके बाद, ठीक है। 4 टाइप ऑफ केरोसिन समझ हो? 4 टाइप ऑफ केरोसिन समझ। अब ये देखो इधर, ये वाला डायग्राम देखो, ये है टाइप 1 केरोसिन। टाइप 1 केरोसिन से क्या निकलता है? सबसे क्या निकलता है? सिर्फ ऑयल निकलता है। टाइप 2 से क्या निकलता है? येलो कलर वाला ऑयल गैस है, ब्लू वाला ऑयल है। क्या निकलता है? ऑयल और गैस दोनों। थर्ड से थोड़ा सा ऑयल निकलता है, बहुत ज्यादा गैस निकलता है कि नहीं? फोर्थ से बिल्कुल कुछ भी नहीं निकलता, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जाएगा तो थोड़ा सा गैस निकलेगा उसमें से, अदरवाइज वो भी नहीं। तेल देखो ना, ब्लू कलर वाला तेल है। टाइप 1 से कोई ब्लू कलर, टाइप 1 से पूरा ब्लू कलर है। टाइप 2 से थोड़ा सा येलो, ज्यादातर ब्लू है, यानी ऑयल ज्यादा आ रहा है। टाइप 3 से थोड़ा सा ऑयल आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा क्या आ रहा है? गैस। टाइप 4 से हाई टेम्परेचर पे थोड़ा सा गैस निकलता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे थोड़ा सा, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? ये आप डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो दिखा रहे, मुझे बताओ इसमें हाइड्रोजन ज्यादा होता है कि ऑक्सीजन ज्यादा होता है? टाइप 1 में हाइड्रोजन ज्यादा होती है कि नहीं? देखो H जितना ज्यादा होगा उतना ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं? इसमें हाइड्रोजन थोड़ा कम होता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होगा, कार्बन क्या होता है? सॉरी, ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की नहीं बनती है, ठीक है। हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगा तो हाइड्रोजन बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हाइड्रोजन कम होता है तो ऑक्सीजन क्या होती है? बढ़ती है। ये डायग्राम बनाओ, अगर नहीं बना सकते तो देखो अब याद करने के लिए, अभी अगर ये भी एक डायग्राम है, इसको भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ये डायग्राम भी अच्छा है। टाइप 1 से क्या निकलता है लोग? ऑयल निकलता है। टाइप 2 से भी ऑयल और गैस निकलता है थोड़ा सा। टाइप 3 ये वाला नहीं, पहला वाला डायग्राम ठीक था, ठीक है। इंक्रीजिंग मैच्योरिटी यानी इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे या यहाँ से इस तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा ना। इधर देखो, जब तुम यहाँ से इस तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहाँ पे लो टेम्परेचर है, यहाँ पे हाई, यहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर। इसी तरह इधर भी, यहाँ लो टेम्परेचर है, यहाँ इंटरमीडिएट, यहाँ पे हाई, यहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर। मैंने बोला था केरोसिन से सबसे पहले क्या निकलता है? उसके बाद हाई टेम्परेचर पे बोला था, ये वही बता रहा है, ठीक है। गैस हाई टेम्परेचर पे बदला है। अब देखो ये टेबल इधर ध्यान से देखो, वो डायग्राम में नोट्स में उसमें देखो, इस टेबल में और क्या चीज? टाइप 1 लुकास्टन अल्की से बना है। लुकास्टन कहते हैं, लुकास्टन कहते हैं लेक को। लुकास्टन चीज ना, लेक कितना तुम दे, पेंगोंग लेक सुना है कि नहीं सुना है? लेक के ऊपर वो ब्लू ग्रीन कलर का जो होता है ना, उसको एल्गी कहते हैं। एल्गी जब मर के नीचे जाएगा उससे टाइप 1 केरोसिन बनेगा। उसके अंदर हाइड्रोजन कितना होगा? मोर देन 1.25। हाइड्रोजन टू कार्बन का रेशियो दिखा रहा है। ऑक्सीजन बहुत कम है, 0.15 कम है ना, हाइड्रोजन कम है और ऑक्सीजन कम है, हाइड्रोजन ज्यादा है कि नहीं? हाइड्रोकार्बन कौन सा बनता है? रैपिडली जनरेट लिक्विड हाइड्रोकार्बन। लिक्विड हाइड्रोकार्बन चीज बात, पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में यार। हाँ, लिक्विड हाइड्रोकार्बन पे तुम पेट्रोल को हीट लगाओ, वो गैस में कन्वर्ट हो जाके नेचुरल गैस बनेगा यार। समझ आया? पेट्रोल को जैसे जैसे तुम हीट करते हो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? नेचुरल गैस में, जो मीथेन में इस्तेमाल हम करते हैं। उस तरह समझ आया कि नहीं आया?
तो याद रखना उससे लिक्विड हाइड्रोकार्बन बनती है। दूसरा टाइप, एक तो मेरीन में निकलने वाले प्लैंक्टॉन्स जो पानी में, अलगी प्लस जो लैंड से जो प्लांट और एनिमल्स आएंगे वो यहाँ पे नहीं लिखा है, उससे क्या बनेगा, ऑयल और गैस दोनों बनेगा। याद रखना जमीन से जो भी चीजें जाती है प्लांट्स एनिमल, उससे क्या, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑयल के लिए। पानी से जो चीजें निकले वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तेल के लिए। देखो सिर्फ पानी में जो ऑर्गेनिज्म है वो जाएगा, सुनो, सिर्फ पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म अगर मार के नीचे जाएगा ना, उससे सिर्फ तेल निकलेगा। चाहे तो एल्गी पानी में उगता है कि नहीं उगता है, फिश भी पानी में होता है, लेकिन अगर दरख्त का एक टुकड़ा गया वो नीचे चला, उससे क्या निकलेगा, सिर्फ गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, अब एल्गी भी गया दरख्त भी गया, दोनों जाएंगे तो क्या निकलेगा, दोनों निकलेगा, ऑयल और गैस दोनों निकलेगा, है ना। अब इनर्ट वाला देखो, इनर्ट वाला नो बायोलॉजिकल सोर्स है कि नहीं, सच एज राइजिन या वैक्स, वैक्स पर राइजिन तुम नहीं था, हम चूल्हे से बता ला, वो चूल्हे की दाल में ऑरेंज कलर का कुछ होता है ना, हाँ वो चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ है कि नहीं, राइजिन वो आता तो प्लांट से ही है, लेकिन उसके अंदर कोई ज्यादा हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होता है, कोई सेलुलोज वगैरह उसमें नहीं होता है। जब वो नीचे जाएगा तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, बहुत कम हाइड्रोजन निकलेगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा, है कि नहीं। तो लिटिल और नो पोटेंशियल टू प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन, ज्यादा उसमें से नहीं निकलेगा। पहला वाला ठीक है। इसके साथ अब सुनो इधर, कल का वाला लेक्चर लास्ट है इस यूनिट का, कल है, देखो बहुत इजी है, माइग्रेशन चीज है भाई। माइग्रेशन किसको कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह। अब पेट्रोलियम माइग्रेशन, सोर्स रॉक से रिजर्वायर रॉक में जाना हुआ प्राइमरी माइग्रेशन, रिजर्वायर रॉक के अंदर चलना। सुनो इधर देखो, अगर जब तेल गर्म हो जाए, देखो दो तरह का माइग्रेशन होता है, एक है प्राइमरी माइग्रेशन। प्राइमरी माइग्रेशन में क्या होता है कि सोर्स रॉक से रिजर्वायर रॉक में जाना, वो क्या हुआ, प्राइमरी माइग्रेशन। अब रिजर्वायर रॉक में वो चलता रहता है जब तक केव रॉक ना आए, हाँ रिजर्वायर रॉक में भी चलता है ना वो, है कि नहीं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी माइग्रेशन। समझ आया, कल करेंगे इसका, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ से कंफ्यूज करते, बंद करो।